व्हाट इज रेसिडुअल स्ट्रेस? रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है? रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है? व्हेन द वेल्डिंग इज अप्लाइड टू अ मेटल, है ना, अगर उसके ऊपर अगर कोई मेटल्स के ऊपर हम वेल्डिंग को अप्लाई कर रहे हैं और ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, जब वो मोल्टेन मेटल का जो पूरा है वो सॉलिडिफाई हो रहा है ना, तो हम उसके सॉलिडिफिकेशंस को क्या हो रहा है, स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कैसे? वो सॉलिडिफाई तो होगा और उसको क्या होगा, उसके जो आयंस है वो जो श्रिंक करेंगे, हम उसको अगर रोकेंगे, उसके श्रिंकेज को अगर हम रोकेंगे, कहीं पे जगह अगर मान लीजिए प्लेट है, प्लेट खिंचाव तो करेंगे, खिंचेगी तो उसके बीच में क्या बना है, मोल्टेन पूल बना है ना। अगर एक मोल्टेन पूल बना है तो मोल्टेन पूल में क्या होगा, वहां पर मेटल क्या होगा आपका, बोलता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसके बीच में यहाँ पर आपका जॉइंट प्रिपेयर होगा, ये आपका राइट जॉइंट है। क्या फिर हम बोलेंगे मोल्टेन पूल। अब यहाँ पर क्या करेगा, दोनों तरफ का फोर्स है, कुछ चीज को इधर मूवमेंट करेगी, कुछ चीज को इस साइड मूवमेंट करेगी, कुछ इधर मूवमेंट करेगी, कुछ चीज इस साइड मूवमेंट करेगी, होगा ना। लेकिन इसी प्लेट से आपका क्या हो रहा है, वेल्डमेंट जो है वो आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो मतलब वो इसको फ्यूज कर रहा है, ये साइड्स को पूरी, इसको भी फ्यूजन कर रहा है। जब ये फ्यूज हो रही है तो ये मिक्सिंग से हो रही है, आपके जो भी फिल्टरिंग्स आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड से जो भी आप इसके अंदर जो भी आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो चीज क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही है। मिक्सअप होने के बाद धीरे धीरे वो ठंडी भी होती है, ठंडी होती है कुछ इधर पे तो लोग कुछ उधर जाएगी, पर हमने क्या कर दिया, ये चीज इधर आने के लिए नहीं, ये क्या कर रहा है, इसको इधर मोड़ दे रहा है, इसको इस साइड रख, इसको उधर साइड खींच रहा है। आपका मेटल क्या करेगा, बीच में जो आएगा वो क्या करेगा, वो सॉलिड होने के बीच में आएगा, कंसंट्रेट होगा, उसका फोर्स क्या होगा, जिसके अपोजिट जा रहा है, इन दोनों के अपोजिट जा रहा है। जब अपोजिट जा रहा है तो क्या करेगा, जब वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई होगा, चला मेटल जो है बीच में अगर उसकी डेंसिटी अगर कम होगी या उसका कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए उसको पूल के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हुआ, तो वो क्या होगा, बीच में स्ट्रेस में डाल देगा, फ्रैगमेंट्स आएंगे और वहां पे आएंगे जहां पर आपका वीकर सेक्शन, ठीक है ना। तो जब भी हम कूलिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल कूलिंग करें। कैसे कूलिंग करें, नॉर्मल कूलिंग करें, उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको हम कूल करें, तो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। और वो इंटरनल स्ट्रेस क्या होती है, बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमने उसको ज्यादा अगर क्लैंप करने के लिए या फिर उसके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस को डेवलप करेगी। यही स्ट्रेसेस क्या कहलाती हैं, आपकी रेसिडुअल स्ट्रेस कहलाती है, ठीक है ना। तो चाहे तो आप बुक में अगर देखा हो तो इसमें दिखा भी हुआ है कि मेटल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग, जब कूलिंग करते हैं तब वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। But if the contraction is prevent or inhibited यानी मतलब stop कर रहे हैं, residual stress is developed, कैसे स्ट्रेस डेवलप होगी, रेसिडुअल। अब रेसिडुअल स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस है आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन डेवलपमेंट, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन। कई बार क्या होता है, जब हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हीट अप कर रहे हैं, और हीट अप करते करते इसके ऊपर अगर रोलिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल रोलर से इसको रोलिंग करके इसको पतला करते हैं, तो उसी बीच में क्या होता है, रोलर्स क्या है, ये हीटर की हीट भी कर रहा है, साथ में इसको क्या कर रहा है, इसका शेप को चेंज करता है। इंटरनल इसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है,
और इन बिटवीन आ रहा है, और ये क्या होगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आ रहा है। ये क्या है आपके रेस्टोरेंट स्ट्रेस को डेवलप करती है। क्लियर है जी? या तो मतलब दबाव रखते ना इसको रोलर करेगा ज्यादा काम करेंगे तो क्या तो उसको एक लिमिटेड फोर्स ही बना पड़ेगी ना, भाई देखो जितना रिक्वायर्ड है हम उससे ज्यादा उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश की तो क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो मेटल का क्या होगा, तो डिफॉर्मेशन होगा, इसका जो शेप होगा वो बहुत जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। तो हमको एक फोर्स को भी एक प्रॉपर क्वांटिटी पे लगाना है। दूसरी बात हमको थिकनेस कितनी चाहिए प्लेट, ये भी चीज डिपेंड करती है। तो जब हम रोलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, प्लेट को एक प्रॉपर थिकनेस तक लगाते हैं। जैसे अगर हमको 10 mm चाहिए तो हम 12 mm तक बनाएंगे, भाई मशीनिंग भी करनी पड़ती है कि हम ऊपर से या नीचे से उसके मटेरियल को इजीली रिमूव कर सकें फिनिशिंग के लिए। क्लियर? और जनरली जब वेल्डिंग में आप देखोगे तो जो प्लेट्स आती है वो क्या होता है, मेटल की प्लेट जो होती है उसको अपने को सन मशीनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम रोलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने शेप्स में रहता है। तो एस्थेटिकली हमको इतना क्लीन नहीं चाहिए, सरफेस की बहुत अच्छा क्लीन चाहिए, क्योंकि वो लग कहाँ पे रहा है, स्ट्रक्चर वर्क में लग रहा है। जनरली इसके ऊपर पेंट हो जाता है, पेंट से कोई पीछे अच्छा ही दिखता है। तो आपको इसके ऐसे फिनिश नहीं चाहिए, इसके ऊपर कोई मटेरियल को आप स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते तो क्या होता है, प्रॉपर स्मूथनेस चाहिए। थोड़ा बहुत अगर उसको शेप में इंसर्ट राइट स्मूथ चल भी जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम रेस्टोरेंट स्ट्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन को ध्यान रखना है कि हमको कूलिंग कैसे करना है। हम कूलिंग कैसे करेंगे, हम रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे, है ना, या फिर नॉर्मल कूलिंग बोलेंगे, सिर्फ नॉर्मल कूलिंग बोलेंगे। इसमें प्री और पोस्ट कूलिंग की जरूरत नहीं है, प्री एंड पोस्ट कूलिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोचा कि जल्दी सॉलिडिफाई करेंगे तो ग्राइंड्स क्या होता है, जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और अंदर का क्या होता है आपका, वो आपका मोल्टेन स्टेट में रह जाता है। तो धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्शन उसके बीच में बढ़ता है तो आपके अंदर इंटरनल वॉइस आ जाएगी, अंदर के अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये आप दिखती कैसे है, जिस तरह से दिखती का देखो उसमें लिखा भी हुआ है, ये आपको कहाँ का दिखेंगी, अलोंग द वेंड लिखा हुआ है, नॉर्मल वेंड डेवलप द फॉलोइंग रेजिस्टेंस स्ट्रेस। देखिए ये लिखा होगा उसमें अलोंग द वेंड लॉन्गिट्यूडिनल रेसिडुअल स्ट्रेस लिखा हुआ है। अक्रॉस द वेंड मतलब अगर आपकी वेल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ये बीड है, ये बीड है, प्लेट है, ये बीड है फॉर एग्जांपल, तो अलोंग द लेंथ मतलब ये अगर उसकी प्लेट की लेंथ है तो उसके लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में दिखेगी, यहाँ पर आपको क्रैक्स दिखेगी, ये लॉन्गिट्यूडल क्रैक्स है। और अगर अक्रॉस द वेंड मतलब वेंड के अक्रॉस मतलब ऐसे डायरेक्शन में, यहाँ पर हो सकता है ऐसे क्रैक्स दिखे, पता है ना। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स, ये क्या डायरेक्शन, ट्रांसवर्स, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेस होती है, या फिर थ्रू द वेंड यानी मतलब उसके अंदर इंटरनल व्यू, थ्रू द वेंड मतलब उसके अंदर में, ठीक है ना। अब मैंने शुरू में आपको चीज बताई थी, अधिक से ज्यादा मटेरियल्स क्या होते हैं आपके, इम्प्योर होते हैं, इसके अंदर सल्फर और हाइड्रोजन का प्रेजेंस ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका मटेरियल हीट ना करके वो क्या करता है, डायरेक्ट ब्रेकिंग की तरफ जाता है, तो ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल होता है तो उसके अंदर क्या होती है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन इट डेवलप्स द क्रैक, तो सॉलिडिफाई होगा तो क्रैक को डेवलप करता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है कि मेटल्स को जब यूज कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म जो है उसका पोजीशन चेक भी करना है, मिल टेस्ट में सब चीज लिखी जाती है, आपको नहीं बनानी है, और मिल टेस्ट को चेक करना है कि मिल टेस्ट में क्या कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है। जब आप रॉ मटेरियल को यूज करेंगे उस चीज को चेक करना। अब रेस्टोरेंट स्ट्रेस कारण यही है इसको डेवलप हो रही है। हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि आपका अनइक्वल एक्सपेंशन हो रहा है और अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अनइक्वल मतलब ना कहीं जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
भाई धीरे धीरे होगा, कहीं पर ज्यादा अगर आपका एक्सपेंशन होगा, कहीं पर धीरे धीरे होगा। तो यही क्या करती है, ये रेस्टोरेंट स्ट्रेस को डेवलप करती है। ठीक है, अब कोशिश ये करना है कि रेस्टोरेंट स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तरीका ये चीज है कि मटेरियल जब भी आप पेट जब भी यूज करते हैं तो उसका क्या करना है, आपको पोस्ट पे मतलब प्री हीट ट्रीटमेंट करना है। इससे क्या होगा, मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेस कम हो जाए, और जब वो इंटरनल स्ट्रेस कम हो जाती है तो वो फिर इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, होता है ड्यूरिंग द बेडमेंट जब उसको बनाते हैं तो ये जो आपका हेड जोड़ होता है, ये क्या है, हीट इफेक्टेड है। ये क्या होता है, ये इसके अंदर अगर कोई स्ट्रेस तो ये क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होने का नहीं होगी, बढ़ेंगे, ये रिफाइन होगी, ये मटेरियल क्या करेंगी, खींचेंगे अपने तरफ। ये पहले फिर लोग बाकी में क्या क्या पाना ही है, तो इसलिए आप क्या करो कि पहले प्रीहीट करके दोनों प्लेट्स को उसकी इंटरनल रेस्टोरेंट स्ट्रेस है वो कम करते हैं, जिससे कि आपके बेडमेंट में इफेक्ट ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थिंग है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है, नेक्स्ट पेज में देखेंगे आप 46 नंबर पे डिस्टॉर्शन क्या होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी कुछ चीज लग रही है ना, कुछ प्लेट्स लग रही है, तो स्ट्रेसेस क्या करती हैं, उसको क्या करती है, जैसे कि इतनी जल्दी स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, स्ट्रेसेस क्या होती है, धीरे धीरे करके डेवलप, स्ट्रेसेस क्या होती है, धीरे धीरे करके डेवलप। जब वो डेवलप होती है तो वो क्या करती है, तो मतलब होता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर कुछ अपने अंदर चेंजेस आएगी, चेंजेस के साथ साथ क्या होगा, जो आपके अदर एलिमेंट्स जो इसके ऊपर सपोर्टिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझ लो सिंपल है, ये आपका एक जॉइंट बन रहा है, फिलेट जॉइंट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेडमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बेडमेंट क्या करेगा, आपको क्या करेगा, पर्टिकुलर ये जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अगर कोई रेस्टोरेंट स्ट्रक्चर सेंस के अंदर तो वो क्या करेंगी, जब इसके अंदर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द हीटिंग, ये इसके अंदर क्या करता है, इसमें चेंजेस करता है, तो दूसरे पार्ट क्या होते हैं उसके कारण अपने जो एक्चुअल डायमेंशन उससे वो थोड़े से चेंज जाते हैं। जैसे क्या होता है, ये बैंड हो जाता है, मूवमेंट कर देगा, हो सकता है ये ऐसा ना है कि डिस्टॉर्ट हो जाए। डिस्टॉर्ट आने मतलब सोचते हो ना, गरम करने के जैसे अपन होता है कि कुछ चीज गरम करने से प्लास्टिक की चीज है, एक पॉइंट पर गरम करें तो क्या होगा, जैसे प्लास्टिक धीरे से सिंक हुआ तो दूसरा पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे करके बैठ को खुद भी डाउन हो जाएगा, होता है। ये क्या कर रहा है, इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसकी एक्सिस से क्या कर रहा है, इसको अलग मूव कर रहा है, ये थोड़ा अपना अलग हो जाएगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि जो स्ट्रेसेस थी उसके अंदर ऑलरेडी जो स्ट्रेसेस थी, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस थी, उसने क्या किया, उसको वीक कर दिया, और वीक करने के कारण क्या हो गया, वो सॉलिडिफाइड तो हुआ, और उसने क्या करा, पहले अपने इंटरनल जो वॉइस थे उसको उसने क्या किया, पहले फिल अप किया, और फिर अपना बाद क्या करती है कि जो एक्चुअल जो था आपका जो 10 to 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री का नॉन क्या हो गया, ड्यू टू द डैमेज, स्ट्रेस के डैमेज अंदर क्या होता है, वो भागने चक्कर वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खिंचाव उसने किया, पेट को लगाया, वो लगाने का जो किया बैंड। तो सिंपल अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक में होता है वॉर्पेज, प्लास्टिक्स में क्या होता है, वॉर्पेज। वॉर्पेज में क्या होता है, जो भी आपकी वर्टिकल्स वॉल होती है प्लास्टिक में, क्या होता है, जब उनको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसकी थिकनेस यहाँ पे कम करते हैं, क्या करते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ये यहाँ पर ये ठंडी होगी और जब सिकुड़ेगी, ये क्या करेगी, इसको बैंड नहीं करेगी, बैंड नहीं करती, ज्यादा मेटल होगा तो तेज सिकुड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, कम मेटल होगा तो वो कम मूव करेगा। जब कम होता है कॉन्ट्रैक्शन तो क्या करता है, पैरेंट मेटल्स जो होते हैं उसको वो अपनी तरफ बैंड नहीं करता, नहीं तो क्या होता है, बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं ना, वो ऐसा डब्बे होते हैं, तो वो देखा होगा
बाउंड्री में तो ठीक है, पर यहाँ पर जाके बीच में जाके वो क्या स्कूल कैसे पिचक जा रहा है। क्लास 6 में ये डिफरेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हम इसको बोलते हैं वॉर पिच, है ना। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कंसीडर सिंबल बैंड विद द बी प्रिपरेशन, द फॉलोइंग मूवमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड। कैसे मूवमेंट हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन बैंड मेटल एंड हैज अलोंग द लेंथ ऑफ द बैंड, मतलब जो अपने हीट इफेक्टेड जोन है उसके अपन उसमें क्या देख रहे हैं, बैंड मेटल का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है ना। साथ में क्या हो रहा है, owing due to the greater volume of metal at the top of the band, मतलब जो ऊपर का जो मेटल होता है वो क्या करता है, आपको अंदर की तरफ स्क्वीज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पीकिंग ड्यू टू द वी एंगल, वी एंगल में पीकिंग होगी, पीकिंग मतलब वो थोड़ा सा एंगल क्या होगा आपको फैलेगा। ठीक है, रिपल अवे फ्रॉम द बैंड, रिपल करेगा मतलब वो अपने जो बैंड है उससे वो क्या होगा, दूसरी तरफ फैलेगा, मतलब उसके अंदर क्या होगा, इससे कुछ रिपल करता है ना, पकने के बाद क्या होता है वो फूट जाता है। और होते हैं ना आपके एक्सेसिव जब होते हैं कि वो फट जाते हैं, क्या होता है वो फट जाते हैं। वैसे क्या होता है, बैंड सॉलिडिफाइड होता है या कांटेक्ट होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जहाँ पर भीतर होगा वहां से वो क्या करेगा, फोर्स बना लेगा, या फिर वहां से वो दोनों जो भीतर सेक्शन होगा वहां से छोड़ देगा, वहां पर क्या हो जाएगी आपकी वो क्रैक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन इन द बैंड मेटल एंड हैच ट्रांसवर्स टू द बैंड, मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बैंड में, साथ में क्या हो रहा है, हीट इफेक्टेड जोन में क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स फ्रैगमेंट दिखेंगे आपको। ट्रांसवर्स कैसे, ये पूरा अगर हीट इफेक्टेड जोन है या फिर बैंड है या हीट लगा हुआ है, ये इसका हीट इफेक्टेड जोन है ना, आपका है। यहाँ पर आपको क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कांड क्या होगा, यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स क्रैक होता चाहिए। ठीक है, ध्यान है ना। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल करने के सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले तो अच्छे ध्यान रखना है आपकी जो ऑपरेशन में जब करंट एंड वोल्टेज जो आप सेट कर रहे हैं, पहले उसको मेंटेन करना, करंट वोल्टेज को मेंटेन करना, एक्सेसिव हीट ना देना। ठीक है, उसके बाद हम क्लैंपिंग प्रॉपर करते हैं। क्लैंपिंग ऐसे करना है कि भाई ज्यादा मेटल्स को आपको ऐसे नहीं बहुत टाइट करके, होता है ना इमेज को प्रीवियसली क्लैंप भी ऐसे होते हैं एडजस्टेबल टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मटेरियल खिंचाना है तो वो टाइट कर देगा उसको, इससे क्रैकमेंट कम हो जाता है। मैंने बोली पावर क्लैंपिंग क्या करना है, तो प्रिवेंट डिस्टॉर्शन बट दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्रैक्शनल स्ट्रेस। ये क्या करता है, रेस्टोरेंट स्ट्रेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। क्लैंपिंग से क्या होता है, छोटी-छोटी रेस्टोरेंट स्ट्रेस आती है, ये जब अपनी एक्सपेंशन नहीं करने दोगे मटेरियल तो आएगी जो उनके अंदर स्ट्रेस। और हमको क्या करना है, डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करना है, नहीं मतलब क्लैंपिंग कर दिएगा अपने मटेरियल को, तो मटेरियल क्या होगा, इसके फॉर एग्जांपल ये क्लैंप हो गया, ये क्लैंप हो गया, तो ये डिस्टॉर्ट इधर नहीं होगा ना, और हमारी बात ये साइड डिस्टॉर्ट नहीं होगा। अगर मेटल के पीछे दो प्लेट है तो डिस्टॉर्ट होना नहीं, मतलब क्या होगा, मटेरियल जब हीट अप होता है तो हो सकता है कि एक मेटल फैल जाए और दूसरा मेटल ज्यादा झुक जाए, ये डिस्टॉर्ट हो गया उसके एक्सिस से। चाहिए ऐसा था पर डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया, तो वो चीज को हमको रोकने के लिए क्या करना है, उसको प्रॉपर एक क्लैंप देना है, पर जिससे क्या हो, आपकी जो इंटरनल जो रेस्टोरेंट स्ट्रेस है वो तो आप लोग होंगी, पर उसको एक लिमिट तक कम करने की कोशिश करें कि रेस्टोरेंट स्ट्रेस ज्यादा ना। दूसरी बात प्री सेटिंग लिखा हुआ है, so that the metal is stored into the required position। प्री सेटिंग करना, कैसे सेटिंग करना कि मेटल का डिस्टॉर्शन हो, पर कैसे हो, उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन के अंदर ही। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लान किया और बोला कि 1 mm का, देखो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री पे नहीं लूंगा इसको कुछ एंगल पे सेट कर दूंगा, रुका था 1 या 2 डिग्री पे, जैसे हीट अप होगा 1 डिग्री उठा जाएगा, बैंड कैसे आ जाएगा, वो आपके एक्चुअल एक्सिस में है। तो थोड़ा सा अपने को प्री सेटिंग करना पड़ती है, ध्यान रहेगा। मेटल की प्री सेटिंग मतलब फिलेट जॉइंट है, तो फिलेट जॉइंट को आपको पर्टिकुलर कुछ एक एंगल पे करके फिर उसको धीरे से क्लैंप को ऐसा प्रोवाइड करना है कि 90 डिग्री पे आ जाए।
निकाली पानी की क्या है, ठीक है। और वेल्डिंग का जो सीक्वेंस होता है उसको कभी भी आपको बैलेंस रखना है। सीक्वेंस समझ रहे हैं, नंबर ऑफ बूटिंग्स होती है ना, उसमें ऐसा नहीं कभी एक्सेस मेटल लगा के कभी कप मेटल लगाए, ये नहीं करना। वेल्डिंग सीक्वेंस जो होता है उसको बैलेंस करना है। अगर बैक स्ट्रिपिंग की जरूरत है, बैक स्ट्रिपिंग यानी मतलब जब हम बैक प्लेट है उसमें अगर आपको जरूरत है यहाँ पर बैक स्ट्रिप देना, ये क्या कहलाती है आपकी बैक स्ट्रिप का जरूरत है वो देना सपोर्ट के लिए, सपोर्ट करना पड़ता है। कभी कभी दिया रहता है रिक्वायरमेंट की बैक स्ट्रिपिंग करनी, तो हम लोग क्या होता है स्क्वायर टाइप्स की बैक स्ट्रिपिंग कराओ, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। और अदर मेथड क्या है, अदर मेथड क्या है, कैसे हम लोग डिस्टॉर्शन को रोकें। डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए सबसे मेन चीज है प्रीहीटिंग। फर्स्ट क्या है आपके पास, हाउ टू स्टॉप द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए आपको प्रीहीटिंग करना है, प्रीहीटिंग आपको करना है, ठीक है। साथ में लोअर हीट इनपुट, हमारी जो हीट इनपुट उसका कैसे होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। हीट का जो इनपुट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। लोअर हीट इनपुट रखना है हमें। साथ में जब हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं ना हम प्लेट्स के लिए, क्या होता है जब एलिमेंट जहाँ पे जमा तो ग्रुप बनता है, चाहे बी ग्रुप बनेगा चाहे सी ग्रुप बनेगा चाहे कैसा भी ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप का ऊपर ऊपर एक्सेस मतलब ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करना है ना, ओपन एक्सेस हाई, हाई यानी होता है अच्छा प्रोवाइड करना, तो या फिर मेक प्रॉपर ओपन एक्सेस, मेक प्रॉपर ओपन एक्सेस। ठीक है। साथ में वेल्डिंग में हम पल्स वेल्डिंग का यूज करते ज्यादा बेटर है। पल्स वेल्डिंग क्या होती है, भाई अपने को वेल्डिंग तो करना है एज पर टाइम, है ना, एज पर टाइम हमको क्या करना है, इसके फॉर एग्जांपल इतने से ड्यूरेशन लेना, तो पल्स वेल्डिंग मतलब ये था कि टाइम के मेजरमेंट करके, है ना, वही इतना देरी में इतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करें एक्सेस, तो ज्यादा करने की कोशिश करते तो ये भी आपका डिस्टॉर्शंस को प्रमोट करता है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज है आपकी इसमें हीट ट्रीटमेंट, क्या है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट बहुत मेजर पार्ट है वेल्डिंग में। हमको यूज द वेल्डिंग, यहाँ पर हमको जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो हमको जब WPS देखेंगे, WPS में आपको ऑलरेडी लिखा रहता है कि मोस्ट वेल्ड ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है ये प्री वेल्ड ट्रीटमेंट, मतलब प्री ट्रीटमेंट की जरूरत है ना। प्री ट्रीटमेंट यानी मतलब पहले करना है, पहले और ये बाद में जब वेल्डमेंट बन जाए प्रिपेयर हो जाएगा, है ना, वेल्डमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो जो आपकी जो प्लेट्स होती है, प्लेट्स आपने यूज कर है ना, उनके बहुत तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे पास
जो हमारी प्लेट्स होती है उसके अंदर क्या होती है, इंटरनल स्ट्रेसेस होती है। क्या होती है? इंटरनल स्ट्रेसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फाइन नहीं होते हैं। सबको ये चीज ध्यान में रखना है कि हमको इसको रीट्रीट करके इंटरनल जो है स्ट्रेसेस को रिमूव करना है, साथ में उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। तो सबसे मेन काम होता है इसमें क्रिस्टलाइजेशन एंड मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, इसको रिक्रिस्टलाइज करना। क्रिस्टल समझते हैं ना? कि आपने देखा होगा जो मेटल होता है उसमें अलग अलग तरह की बॉन्डिंग्स होती है, अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग बॉन्डिंग होती है, उनकी पैटर्न अलग अलग होती है। ये फॉर एग्जांपल बॉडी सेंटर यूनिट स्ट्रक्चर, दिस इज फेस सेंटर और एक्सम क्लोज पैकिंग। ये क्या है, सब इसे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब क्रिस्टल ऐसे कुछ अरेंज होते हैं। क्रिस्टल अरेंजमेंट मतलब बॉडी सेंटर्ड की वो बोला गया तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिख रहा है ये समझ लीजिए, ठीक है। बॉडी सेंटर मतलब यहाँ पर बीच में भी एटम्स होंगे। ये एटम्स के होंगे जिस फेस में आप देख रहे हो, ये हर फेस को जैसे कि 6 फेस होते हैं ना, एक बॉक्स बनता है 6 फेस से बनता है, 1 2 3 4 5 और 6 फेस। तो हर एक बॉडी सेंटर में यहाँ पर भी आपके एटम्स होते हैं। तो ये सब एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे का कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम फेस सेंटर बात की जाए, फेस सेंटर बात की जाए तो फेसेस पे होंगे, फेस के अंदर होंगे। जैसे कि ये फेस सेंटर है आपका, फेस सेंटर है जिसमें फेस हर फेस में, और बॉडी सेंटर में बोला जाए तो मतलब ये बॉडी अगर है आपकी पूरी, तो इस बॉडी के अंदर बीच में जाके आपका सेंटर में एक एटम होगा जो बॉडी सेंटर एटम होता है, ठीक है। और हेक्सागोनल प्रोस्पेक्टिव का मतलब हेक्सागन टाइप के प्रोस्पेक्टिव होती है, ऐसा कुछ हेक्सागन ऐसे बनता है। ये जो प्रोस्पेक्टिव है ऐसा नहीं है, इसके अलग अलग इसकी भी होगी, और ये बीच में जो बहुत सारे हेक्सागन बना रहे होंगे, एक हेक्सागन दूसरा हेक्सागन से तीसरा हेक्सागन, तो ऐसे कुछ पैटर्निंग होगी, चेन होगी। तो ये जो होता है क्रिस्टलाइन पैटर्न होता है। क्रिस्टलाइन अगर अपन देखें तो मेटल क्या होता है आपका, कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को भी फॉलो करता है, कुछ अमॉर्फस भी होता है। अमॉर्फस यानी मतलब उनके स्ट्रक्चर जो ग्रेन्स होते हैं वो इंडेफिनिटली अरेंज होते हैं, है ना। तो हम जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम एनरिंग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं या फिर टेम्परिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये बेसिक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग तरह से मेटल को रिफाइन करते हैं, अलग अलग तरह से उसके अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर इसको हम स्ट्रेसेस को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो एनरिंग होती है ये सिंपल सी नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी को रिमूव कर रहे हैं, स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं, है ना, मटेरियल को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैंने इन सब चीजों की बात करें तो एनरिंग क्या होता है, प्रॉपर टेम्परेचर पे होता है, मेरा वो 190 डिग्री के ऊपर अप्लाई करते हैं माइल्ड स्टीम को 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर अगर आपको देखो 920 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो उसमें हीट ट्रीटमेंट पेज नंबर 47 की ले लीजिए आप। 46 और 47 क्या हुआ ट्रीटमेंट, उसमें देखिए ना यहाँ पर कि प्रोसेस लिखा हुआ, टेम्परेचर लिखा हुआ, कूलिंग लिखा हुआ, रिजल्ट लिखा हुआ, लिखा हुआ है। प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस लिखी हुई है एनिलीन, ANNEALIN, है ना। एनिलीन क्या होती है, एनिलीन हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। एनिलीन क्या है, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है
जिसमें हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसकी इंटरनल स्ट्रेसेस को हम रिमूव कर रहे हैं, जो आपके ग्रेन्स हैं उसको रिसाइज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है एनर्जी में, इट विल बी अप टू 920 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए उसमें टेम्परेचर लिखा होगा 920 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कूलिंग कैसे कर रहे हो? कूलिंग आप क्या करते हैं, एक बार बहुत तेजी से गर्म कर दोगे और फिर धीरे 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 उसको फर्नेस के अंदर ही कूल होने देना। फर्नेस कौन सा? फर्नेस होते हैं जो करते हैं ट्रीटमेंट फर्नेस के अंदर करते हैं। फर्नेस कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास ओपन अर्थ होती है। ओपन अर्थ मतलब पट्टी, है ना? तो वो क्या होती है, फर्नेस होती है। क्या होती है? फर्नेस क्लोज होती है। एक क्या होती है, आपने जो खोलो पड़ा देखिए, आप भी क्या एक तरह की भट्टी है। बोला आपने आयरन को मेल्ट करते देखा, क्या में करते हैं आयरन को मेल्ट? आयरन को मेल्ट क्या में करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस, सुना है ना? ब्लास्ट फर्नेस को पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद इसको क्या करते हैं, हम फिर कास्टिंग के लिए भेजते हैं वहां से। तो कास्टिंग करते काय में हम लोग, एक सांचे के अंदर, सांचे के अंदर उसको कास्ट करेंगे, हम ठंडा करेंगे। सब पता है ना, अपन आइसक्रीम बनाते हैं ना, वैसे हम क्या करते हैं, मोल्टेड मेटल को सांचे के अंदर जमाते हैं। जमाने के बाद उसको निकालते हैं। उसके बड़े बड़े ब्लूम्स मिलते हैं, जानते हैं ब्लूम्स? ब्लूम्स मिलते हैं या फिर आपको मिलेंगे इंगट्स। इंगट्स क्या होते हैं? इनपुट क्या होता है? इनपुट साइज होते हैं, स्लैब्स मिलते हैं। स्लैब समझते हैं? कागज के बड़े बड़े स्लैब, उसी को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइजिंग हम उसको क्या करते हैं, रोलिंग की हेल्प से, इसके हेल्प से रोलिंग की रोलर के बीच में क्या करते हैं, प्रेस फोर्स लगाते हैं या फिर प्रेस वर्किंग के थ्रू हम उसके अलग अलग साइज में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो प्लेट चाहिए तो प्लेट बनाएंगे, वायर चाहिए तो वायर बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में स्टील पाइप से क्यों बनती है रेल्स? रेल्स कैसे बनती है? तो भी ढका हुआ ही लोहा है, पटरियां बोलते हैं ना, पटरी बन रही है। कैसे बन रही है? कास्टिंग की थ्रू बन रही है। ठीक है, तो जब हम बनाते हैं तो इनको फर्नेस के अंदर हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद क्या होता है, एक बार तो आपने साइज निकाल दिया, ग्लू बना दिए, इन्वर्ट बना दिए, स्लैब बना दिए। अब इससे क्या करेंगे, हम इसको और हीट करके फिर जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे उसको डालते हैं। तो जब हम उसको डालते हैं तो उसको फर्नेस में रख के कूल करेंगे। रेट क्या है? इसको रेट क्या है? किया जाता है ओवरफ्लो स्टोर किया जाता है। आप करते हैं ना, उसको स्टोर करके अपन ने क्या किया है, सबसे पहले तो आपका आयरन का जो एक सेमी इम्पेयर फॉर्म है ना, हम पहले वो प्रिपेयर करते हैं। सेमी इम्पेयर फॉर्म है मतलब ब्लूम्स, इंगट्स। ये क्या अलग अलग साइजिंग है, जैसे एक चॉपर चाहिए बड़ा सा, तो वो क्या होगा, वो ब्लूम में बनेगा, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप के बड़े बड़े मेटल के पीसेस होंगे। फिर उसको अपन पतला करेंगे चपटा, जैसे अपन ने सिंपल हमने आटे का डो ही बना दिया और फिर उसको बेल के करेंगे, पतली सी प्लेट बना दी। वो प्लेट कैसे बनी, हमने फिर इसको हीट किया और उसके ऊपर फिर रोलिंग कर, और जब हमने रोलिंग करा तो उसको एक फर्नेस टेम्परेचर पे हीट किया है और फिर हीट करने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा हो गया। वो प्रोसेस कराती है आपकी एनीलिंग। Annealing is a simple या फिर normal process in which you have to maintain the temperature near about 900 degree centigrade and the process of cooling is normal, बिल्कुल normal cooling होती है, या फिर हम सिंपल सा बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे कूलिंग कर रहा है। ठीक है, सो फर्नेस कूलिंग है ना, वो भी सही है। ठीक है ना, फर्नेस पे भी जो टेम्परेचर है अपन कम कर देते हैं, जब ठंडा हो जाता है फर्नेस तो वो भी 28-29 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है ना, उसको इसको होल्ड करके रखो। अब इससे होता है क्या, एनीलिंग से हेल्प क्या होती है, देखो रिक्रिस्टलाइजेशन हर का पार्ट है। जब भी ट्रीटमेंट करें तो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, नए नए क्रिस्टल डेवलप होते हैं। पर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मेटल जब हीट अप हो जाता है ना, और जाता है इम्प्यूरिटीज जब निकल जाते हैं तो और सॉफ्ट हो जाता है। कैसे होता है? सॉफ्ट। तो उसको आप अलग अलग शेप में बैंड कर सकते हैं। जैसे कि कास्ट आयरन और हीट अप करोगे तो उसमें से और इम्प्यूरिटीज निकल जाएगी, कार्बन और निकल जाएगा, तो वो स्टील की तरह बन जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्टील की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। स्टील क्या होता है? सॉफ्ट होता है। कास्ट आयरन हार्ड होता है। कास्ट आयरन मुड़ेगा नहीं, स्टील मुड़ सकता है। ठीक है,
तो हम किस पे करते हैं माइल्ड स्टील को प्रेस वर्किंग के थ्रू हम उसको बेंड कर सकते हैं, टूटेगी नहीं एकदम। वही चीज अगर कास्ट आयरन होगा तो क्या होगा, प्रेस वर्किंग का टूट जाएगा। ठीक है ना, हम उसकी इम्प्यूरिटीज को रिमूव करके उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको टफ चाहिए मटेरियल, या मटेरियल डक्टाइल चाहिए, या शीट्स में कन्वर्ट हो तो मेलेबल होना चाहिए। डक्टाइल है तो मतलब पतले वायरों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो उसकी टफनेस होती है वो इंक्रीज, मतलब देखो उसमें लिखा भी है इंक्रीज डक्टिलिटी, सॉफ्टन करना है, डिक्रीज टफनेस, मेक बेंडिंग्स, बेंड करने में हेल्प करता है, और इजियर लोअर यील्ड स्ट्रेस, इजियर लोअर यील्ड स्ट्रेस लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग देखें तो बेसिक है हमारा यही रहता है कि भाई हम जब मटेरियल को यूज कर रहे हैं वेल्डमेंट के लिए, जब वेल्डिंग करने के फिर तो उसमें ऑलरेडी उसको हीटअप करके यूज करेंगे, उसको रीस्ट्रेस होता है, उसके इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, तो वो इसलिए आपका वेल्ड होगा और उसमें डिफेक्ट के चांसेस कम होंगे। क्लियर, ये ऑपरेशन हम करते हैं। ऐसे हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड होती है नॉर्मलाइजिंग, क्या हुआ है सेकंड नंबर पे, नॉर्मलाइजिंग लिखा हुआ है। नॉर्मलाइजिंग का भी टेंपरेचर नियर अबाउट सिमिलर ही होता है, पर इसमें जो कूलिंग होती है वो आपकी क्या होती है, एयर कूल्ड है। मतलब कैसे, हम एयर से ब्लो कराएंगे, मतलब एक एयर को या तो हम बाय फैन से नहीं करते, पर मतलब जो फ्लो होती है ना एयर बाहर की जो एटमॉस्फेयर होती है उससे हम कूल कराते हैं। कि एनिलिंग में क्या होता है, आपके फर्नेस के अंदर ही रखा रहता है तो उसमें एयर नहीं पहुंच पाती, पर अगर वही चीज अगर उतार के बाहर रख दी, बाहर की एयर क्या होगी, स्ट्राइक करेगी, तो इसको सिंपल सा बोल सकते हैं नेचुरल एयर में इसको हम कूल करते हैं, और एनिलिंग में हम फर्नेस के अंदर ही ज्यादा कूल करा जाता है। इसकी भी कूलिंग स्लो होती है, कूलिंग कैसी होती है, स्लो होती है, जिससे कि इसका टफनेस बढ़ जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेस इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, ऐसी क्वेंचिंग होती है, क्वेंचिंग मतलब ठंडा करना, क्वेंच मतलब करने ठंडा करना। ठंडा कैसे करते हैं, जो हमारा हॉटेड जो होता है ना मेटल होता है, उसको हम क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर ऑयल या फिर वाटर, देखो उसमें लिखा होगा फास्ट ऑयल और वाटर लिखा हुआ है। क्वेंच कूल यानी मतलब रैपिड करना है अपने, हम एयर का भी ब्लो कर सकते हैं इसमें, प्रेशराइज एयर को भी ब्लो कर सकते हैं, ये फास्ट कूलिंग में आती है। ऐसी कूलिंग आती है, फास्ट कूलिंग आती है। इसका एक सिंपल, इसका एक एडवांटेज क्या है बताता हूँ तुमको। तुमने कभी देखा होगा आयरन के ऊपर प्लेट को डालो तो हाथ काले हो जाते हैं, काले के होते हैं फ्री कार्बन पार्टिकल्स, क्या होते हैं, फ्री कार्बन पार्टिकल्स। अगर उस चीज को हम बोलते हैं कार्बाइड, तो क्या बोलते हैं, कार्बाइड Fe2C3, है ना, आयरन कार्बाइड होता है ना, आयरन कार्बाइड होता है। आयरन कार्बाइड क्या होता है, ये आपका फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करता है, फ्री कार्बन पार्टिकल्स ऑन सरफेस। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, क्वेंच करते हैं। क्वेंच से देखो हमको रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है क्वेंचिंग करने का। पहली चीज तो क्या होती है, कार्बन स्टील हार्ड हो जाती है, क्या जाती है, हार्डन कार्बन स्टील। दूसरा क्या होता है, प्रिवेंट्स कार्बाइड प्रेसिपिटेशन इन ऑसिलेटिंग स्टेनलेस स्टील, मतलब जो आपको मैंने बोला था फ्री जो कार्बाइड्स होते हैं उनको प्रिवेंट कर देता है, ये बनने नहीं देता है, ये फ्री कार्बन एटम्स को बनने नहीं देता है, उनका प्रेसिपिटेशन समझते हैं, उसको जमना, जो जमने नहीं देता। तो आप क्या होगा, उसको उठाओगे तो काला हाथ नहीं हो गया, ठीक है। और क्या होता है, प्रिवेंट टेम्पर ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस समझते हैं,
मेटल के अंदर डक्टाइल या फिर ब्रिटल होता है। ब्रिटल होगा तो क्या होगा, जैसे आप मारोगे तो क्या होगा, जो भी चीज हार्ड है वो ब्रिटल होती है, ध्यान रखना। जो ज्यादा हार्ड होती है वो कैसी होती है, ब्रिटल होती है, और जो ज्यादा डक्टाइल होती है वो सॉफ्ट। कैसी होती है, सॉफ्ट। एल्युमिनियम डक्टाइल, एल्युमिनियम के वायर बन जाते हैं। कॉपर डक्टाइल, कॉपर के वायर बन जाते हैं। स्टील भी डक्टाइल, स्टील के वायर बन जाते हैं, पर आयरन के वायर नहीं बनते। आयरन के वायर देखे आपने कहीं, आयरन के वायर देखे, स्टील के वायर देखे होंगे आपने, स्टील के वायर बन जाते हैं, स्टील के वायर आते हैं, स्टील के वायर के, ठीक है। तो क्या उससे और क्या हेल्प होती है, कूलिंग आफ्टर टेम्परिंग। रिवर टेम्पर करना है, हमको क्या करना है, टेम्पर करना नहीं मतलब अगर हम ठोकेंगे भी आगे चल के, टेम्पर करेंगे मतलब इस साइज में भी करेंगे, तो वो उसके लिए उसको प्रिपेयर कर देता है। जैसे फॉर्जिंग होती है, फॉर्जिंग कर सकते हैं हम, बेंच के बाद फॉर्जिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा प्रेस वर्किंग होती है, मेटल दबा के और शेप में पतला करा जाता है, तो वो फ्रैक्चर नहीं होंगे, वो इसलिए टेम्पर्ड है, मतलब उसको हम टेम्परिंग कर सकते हैं। एक ऑपरेशन लिखा हुआ टेम्परिंग, ऐप पर लिखा हुआ है। टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कब करा जाता है, ये टफनेस को इंक्रीज करता है, मतलब जब हम क्वाइंट स्टील को यूज कर रहे हैं, इंक्रीजेस टफनेस ऑफ क्वेंच स्टील। क्वेंच समझ रहे हो, इसको अपन ने पहले से क्वेंच करा है। मैंने क्या बोला था, क्वेंचिंग के बाद टेम्परिंग हो सकती है, ठीक है। क्वेंचिंग करने के लिए आप स्लो एयर में आराम से कूल कर सकते हैं, एयर कूलिंग को हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कूलिंग की प्रोसेस को कैसे करेंगे, स्लो एयर पे कर सकते हो, बाहर रख के आराम से एयर ब्लो कर रही है उस पर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है हीट ट्रीटमेंट का, एक तो इंटरनल स्ट्रेसेस होती है, मटेरियल आपका रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। साथ में क्या होता है, जो अदर इम्प्यूरिटीज होती है, सल्फर और ये सब कंटेंट्स, ये सब रिमूव हो जाते हैं। इसमें स्लैग्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्लैग्स। मटेरियल हीट अप होने के बाद क्या होता है, अपनी इम्प्यूरिटीज को धीरे करके और ऊपर ले आता है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ चीजों गर्म करके उसके ऊपर एक डिफॉर्मेशन हो जाता है, वही ले रहा है। जब पानी है, पानी को आप गर्म करके ऊपर एक लेयर आ जाती है इम्प्यूरिटी रहती है ना, वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट एक इम्प्यूरिटी है, क्या है वो, फॉर एग्जांपल गर्म पानी किया कभी, क्या नहीं किया, बर्तन में करो तो बर्तन में भी जम जाती है नीचे सॉल्ट। या फिर आपने किया होगा, गर्म पानी किया होगा खाने में आयरन से, ये कर उस आयरन के ऊपर देखना लेयर जम जाती है सॉल्ट, वो इम्प्यूरिटी है। तो जनरली हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, वही इम्प्यूरिटीज क्या होती है, वो मेटल की एक जगह पे या फिर आउटर लेयर पे जम जाती है, और उसी चीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन बेसिक एम क्या होता है हीट ट्रीटमेंट करने का, इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना है, उसकी टफनेस या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हमारे डिजायरेबल है, जैसे टफ होना चाहिए मटेरियल, उसकी टफनेस को बढ़ाना है, अगर उसको हार्ड करना तो उसकी हार्डनेस को बढ़ाना है, या फिर से ग्रेन्स को रिक्रिस्टलाइज करके उसको क्या करना, डेंसर करना। कैसा करना है, डेंसर। क्योंकि जब भी आपको मटेरियल कॉम्पैक्ट इन शेप लाना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट इन शेप यानी मतलब स्क्यूज करना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेस वर्किंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो प्रेस वर्किंग होती है ना, और मटेरियल गर्म करके स्लैब को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर बार बार हैमरिंग होती है, बार बार तो मटेरियल का अंदर धीरे 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 चपटा हो जाता है और साइज पर होता है कम हो जाता है। और अगर उसी चीज का अगर साइज देखोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा विकेट होगा। आपने देखा लोहा एक आता है 1 kg का, 2 kg का, तो साइज इतना कम कैसे होता है, बनते वैसे ही बनाए जाते हैं, वाट होते ना, वाट वेट वैसे ही बनाए जाते हैं। इसको इतना ज्यादा हीट अप करके इतना ज्यादा स्क्वीज करा जाता है
तो इसकी साइजिंग को कम कर दिया आपने, ठीक है ना। वाटर कैसा होता है वो, चाहे फेंक दो चाहे कुछ कर दो, टूटेगा नहीं, होता है क्या होता है? ठीक है। अब स्ट्रेस स्लिप की प्रोसेस होती है, आप स्ट्रेप स्लिप करना है तो सेम जैसे टेम्परिंग कर रहे हैं ना, वैसे आप स्ट्रेस स्लिप को भी कर रहे हैं। और ये भी सब क्या करता है, आप स्ट्रेस स्लिप जब हो जाएगी तो आप मशीनिंग कर सकते हैं हमसे मटेरियल को। मेन फायदा क्या होता है आपका स्ट्रेस स्लिप का, टेम्पर की जैसे नीचे में लिखा होगा देखो स्ट्रेस स्लिप, ये एक तरह की मार टेम्परिंग प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? मार टेम्परिंग। टेम्परिंग बहुत तरह की होती है, ठीक है ना। लिखा हुआ स्ट्रेस स्लिप 550 से लेके 700 सेम टेम्परेचर है, होल्ड करके रखना है, एयर कूल करना है, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करेगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इजीली होगा, यील्ड पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन के लेवल्स कम हो जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मशीनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर मशीनिंग हो जाती है, स्ट्रेस और जो कोरोजन है, कोरोजन फैक्टर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको देखो प्रीहीट और वेल्डिंग लिखा होगा, लिखा हुआ प्रीहीट फॉर वेल्डिंग में क्या लिखा हुआ देखिए, इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ 50 to 50। एक मिनट मार लिखा हुआ है ना। तो प्रीहीटिंग करते हैं हम लोग क्या करते हैं 50 डिग्री चालू करके 250 डिग्री तक जा सकते हैं, ठीक है, 250 डिग्री तक इसलिए कर सकते हैं। आप इसको होल्ड ही करके रखते हैं ना भाई, देखो कोई भी चीज का ऐसा तो नहीं है कि आप इसे बर्तन चाय बनाई आपने बार बार उठा के नीचे रखोगे बर्नर से, रख दिया आपने रख दिया आपने रख दिया, जब तक कि आप उसको होल्ड नहीं करोगे तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तब तक वो एकदम नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये चीज होती है कि हमको वर्कपीस को उस टेम्परेचर तक, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर राइज नहीं होता है। आपने मैकेनिकल से पढ़ा तो आपने किस पर पढ़ी होगी, आपको शायद याद होगी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, इसमें हमने दो चीज पढ़ी होगी, एंथैल्पी, किसी भी चीज की एंट्रोपी सडनली राइज नहीं होती है, उसको क्या करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर से उसको रखना पड़ता है, तभी धीरे धीरे करके उसकी एंट्रोपी, ठीक है ना। इट विल बी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू अ कांस्टेंट रिसोर्स ऑफ टेम्परेचर। फॉर्मूला पढ़ा है, ये बात थर्मल से आता है तो ये सब चीजें क्या है बहुत इजीली याद रखें, ठीक है। तो हमको जब भी किसी भी चीज को अगर हीट को अगर इंक्रीज करना है तो आप देखो बर्नर सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, और जब वो बहुत देर तक उसी के ऊपर रखा जाता है तो आपने देखा होगा जब फिर बर्तन को आप रखोगे पानी भर के रखोगे तो धीरे धीरे गर्म धीरे धीरे बबलिंग्स होगी, तो बबलिंग्स होने का एक समय आएगा कि ऊपर में लगेगा, स्टार्टिंग में जो इनिशियल टेम्परेचर को वो कम जब रखना आपने, और जब आपको 1-2 मिनट के बाद या 5-10 मिनट का देखो तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और सोर्स टेम्परेचर से एक टेम्परेचर ऐसा है कि सोर्स टेम्परेचर तो वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री पहुंच जाएगा। भाई आप बड़ी बड़ी फर्नेस में अगर देखोगे तो फर्नेस की लॉ तो कांस्टेंट उस पे वो करती है, कांस्टेंट हीट ही देती है, पर जब हम उसको एक टाइम पीरियड के लिए रख देते हैं तो क्या होता है वही हीट क्या होती है आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है इस मटेरियल के अंदर कि वो अपने प्लास्टिक जोन में चल जाता है, ठीक है ना। जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है वो कब होता है, जब मटेरियल अपने प्लास्टिक जोन पे आ जाता है, किस जोन पे आ जाता है,
प्लास्टिक जोन पे। तो मटेरियल जब ऐसा नहीं पिघल के फ्लो होने लग जाएगा तो वो रेड और हीट होता है ना इससे, फिर उसके बाद क्या आता है, वो वही चीज जब आने लग जाती है तो मतलब क्या होता है, कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो धीरे से अपने शेप को डिफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो बोलते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक जोन का होता है। पॉलिश का तो ब्लड होता है। हाँ? ब्लड ये काय करणार आहे? फर्नेस का अगर वो ओवर हीटेड हो जाता है तो वो खराब हो सकता है, ये तो नहीं। और क्या होता है किसी मटेरियल के अंदर हमने नहीं देखा कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज की है, हो सकता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो उसमें अगर अंदर है, जब हीट बढ़ेगी तो हो सकता है कि वो फ्यूज हो जाए या फिर हो सकता है बम्बार्ड कर जाए, होता है। जमीन के अंदर से वो निकालते हैं ना अपन, तो क्या वो थोड़े से दिख रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सी चीजें मिक्स होती है। वहाँ पे है ना, बाप का ना, है ना, सेल का, सेल के बड़े बड़े प्लांट है, सेल का देखो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई में वो भी बहुत बड़ा प्लांट है। वहाँ सबसे अधिक जो होती है रेलवे के स्लैब्स जो होते हैं ना, रेलवे की जो क्या कहते हैं, व्हील्स होते हैं, रेल्स होती है, स्प्रिंग्स होती है, सब वहीं से बन के आती है भाई। बहुत मटेरियल सप्लाई करती है, बहुत प्लेट्स प्लेट्स सब बहुत कुछ बनाती है। और अब तो क्या है, ये सरिये और ये सब जो चीजें होती है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये तो हर कोई कंपनी बना रही है भाई। जैसे ईपीएम की सरिये होते हैं ना जो ये भी बनते हैं, हाँ, ये भी हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ही बनते हैं, इसमें भी लोगों को पिघला के उसको उनके स्लैब्स बनाने पड़ते हैं, यानी कि वायर्स में ड्राउन करना पड़ता है। तो ये होता है ना, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये सब चीजें बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है कि आपको हीट अप करना है और उसके रिजल्ट जो भी शेप में उसको चेंज करना है, ठीक है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर रॉड की ली जाए, रॉड क्या है आपकी, रॉड क्या है, एक पर्टिकुलर डायमीटर तक रॉड कंसीडर करोगे, और अगर उससे ज्यादा डायमीटर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, क्लियर है, शार्प समझते हैं ना। तो और रॉड जो होती है, कभी भी आप देखना सरिये वाली होती है, उसके ऊपर देखना कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर आप शुरू में देखोगे तो ग्रिपिंग टाइप की होती है, ऐसे जगह की कुछ में जैसे रॉड है ना, इसमें तो कुछ होंगे बने हुए ऊपर, देखा ना, बिल्कुल फाइन नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल फाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देखोगे पूरा फाइन नहीं होता, कभी चिकना नहीं होगा ऊपर का, ग्रिपिंग टाइप क्यों बनाते हैं, क्योंकि लग किस में रही है वो, कंस्ट्रक्शन में, जब उसका बॉन्डिंग किससे होगी, कंक्रीट से, तो वो उसके ऊपर कंक्रीट क्या होना चाहिए, उसी चीज जाके उससे क्या करना चाहिए, उसका एक बॉन्डिंग बन जाए, तो निकलेगी नहीं फिर वो, अगर बिल्कुल स्मूथ होगी तो क्या होगी, वो निकल सकती, तो वो क्या होता है जब ये ऐसे होते हैं ना, तो इससे पकड़ क्या होती है, यहाँ पर भर गया अंदर स्लैब, अभी खींचोगे तो भी खिंचाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो निकले हुए हैं ना जैसे स्पाइरल टाइप के, वो उसकी पकड़ को करती है, वो उसको क्या करते हैं, उसकी फ्रिक्शन के लॉकिंग कर देती है, फ्रिक्शन को बढ़ा देती है और लॉकिंग कर देती है। फ्रिक्शन कैसे होगा, कोई चीज अगर ऐसी है और दूसरी चीज अगर ऐसी है, तो ये चीज अगर इधर जा रही है ये इसको स्टॉप करेगा, नीचे इधर जा रही है इसको स्टॉप करेगा, तो वो लॉक कर देती है। अपन भी चल रहे तो अपन चल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तुरंत स्लिपिज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रहेगी, ठीक है। तो हमने हीट ट्रीटमेंट थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, अच्छा ठीक है, कि हीट ट्रीटमेंट से बहुत सारी चीजें आपकी बताई। अब इसको मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, तो हम हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, दो चीज का ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब क्या है, किस चीज को समझा रहा है, कोई भी चीज है पहले क्या करते हैं, स्लोली स्लोली उसमें हीट को ऐड अप करते हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली हम उसको हीट को ऐड अप करते हैं,
एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कितनी भी बढ़ा लो इससे ज्यादा बढ़ेगी उसमें हीट, ठीक है ना, उस चीज में उससे ज्यादा हीट नहीं बढ़ेगी। तो पार्टिकुलर करना क्या है, हम इसमें देखते हैं कि पार्ट जो है वो अपनी मैच्योर्ड स्टेट समझते हैं। मतलब हम अगर इसको पका रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एक लिमिट तक ये टेम्परेचर पर जाके फिर क्या होगा, फिर उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, इस चीज को प्रिपेयर करते हैं। ग्राफ में दे देंगे तो एक डायग्राम भी आता है, टी आएगा, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। क्या आता है, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है, टीबीडी डायग्राम। अब क्या होगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस साइड आपका टेम्परेचर राइज करता है और यहाँ पर आपका कितना टाइम लगता है, बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल तक हम बोलते हैं कि बढ़ रहा है, तो उसके बाद क्या आता है, कांस्टेंट कंडीशन आता है। जैसे बोलते हैं कि अपन बच्चे थे तो हम क्या ग्रोइंग स्टेज में थे, तो धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ रही थी, मतलब हमारी हाइट तक बढ़ते जा रहे थे, और एक कंडीशन में आके हमारी हाइट क्या होगी, स्टॉप होगी, तो फिर वही हाइट मिल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, एक कंडीशन में आप आके बुढ़े होने लग जाओगे, बाकी की बॉडी बैंड होकर झुकने लग जाओगे, बुढ़े लोग सीधे नहीं खड़े होते, क्या होता है, झुकने लग जाते हैं। वैसे ही वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फॉल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका जोन है, ये आपके जोन है, इसमें हमने क्या दिया हुआ है, पहले टेम्परेचर राइज बताया गया है, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, फिर सोकिंग करता है, सोकिंग करता है मतलब मैंने आपको ये बताया ना कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद मैटर खुद ही सोक करता है, टेम्परेचर से बढ़ाते जाता है, फिर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर देखते हैं कि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, कूल डाउन होता है, मतलब ठंडा होता है। ये कंडीशन फॉलो होती है, ये आपका क्या टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेथड को कंट्रोल करते हैं, हीट ट्रीटमेंट की, उसमें हीट ट्रीटमेंट में कितना समय लगेगा, कितने ड्यूरेशंस के लिए हमको उसको हीट अप करना है, ठीक है, कितने हाई टेम्परेचर तक जा सकता है, क्लियर। तो इस चीज को हम यहाँ पर चेक करें, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या, इसके एडवांटेजेस क्या क्या, भाई हमको पहले तो ये चीज उनकी रिकॉर्डेबल रहेगी, जब जो भी आपका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, रिकॉर्डेड होता है, तो हमको ये चीज तो पता चल जाती है कि हाँ एक उसका राइजिंग टेम्परेचर कितने तक बढ़ेगा और कूल डाउन कितनी देर में होगा, कितने टाइम के अंदर वो कूल डाउन करना है, ये हमको रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम ये सारी ऑब्जर्वेशन से हम टेम्परेचर और टाइम से हम डिफर कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम हीट राइज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी मटेरियल के अंदर की हीट राइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सोकिंग टाइम हमको पता चल जाता है, सोकिंग टाइम यानी मतलब कितनी देर तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एक के बाद वो फिर टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो क्या होगा, फिर मेल्टिंग जोन पे जा सकता है। अगर आपको लगे कि भाई मेल्टिंग जोन पे जा रहा है, उसको पहले उठना भी है, तो मेल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, वो चीज को देखना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, हम उसके कूलिंग रेट को इसमें लिखा ना अनरेस्ट्रिक्टेड, है ना, तो अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब यानी कि मतलब जब कूलिंग होती है, कूलिंग को हम एक प्रॉपर टाइम से कितनी देर में उसको हम रोक सकते हैं, अनरेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, यहाँ पे इतना टाइम के अंदर हम उसको कूल कर सकते हैं, तो हम उस चीज को भी कूलिंग रेट को लो करना है, ठीक है। साथ में हमको काम क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप आपके ऑपरेटर होते हैं या ट्रीटमेंट करते हो क्वालिफाइड होते हैं, कैसे होते हैं,
क्वालिफाइड तो इक्विपमेंट प्रोसेस जनरली नॉर्मल नहीं करते, ठीक है। साथ में आपको प्रोसीजर को पूरा पता होना चाहिए, जो भी प्रोसीजर है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए बिफोर द यूज, ठीक है। इक्विपमेंट आपके प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड और कैलिब्रेट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आप अगर इक्विपमेंट के कोई प्रोसेस कर रहे हैं फर्नेस के अंदर भी कर रहे हैं तो आपके पास जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के, आप एक्यूरेट मेजरमेंट के भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, आपने सुना पैरामीटर पैकेज होता है टेम्परेचर मीटर, तो पैरामीटर होता है, इससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इनको पहले प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करते हैं। तो सेंसिंग बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो सेंस करके बनाते हैं टेम्परेचर, थर्मोकपल लगे होते हैं ना, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक करंट है फर्नेस इलेक्ट्रिक फर्नेस है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज ये सब चीजें आपको पहले प्रॉपर्ली मेजर होना चाहिए। तो हमको पहले इक्विपमेंट कैलिब्रेट करना है, ठीक है। आपको पहले देखना है कि इक्विपमेंट चल रहा है तब फिर आप इक्विपमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं आपके यहाँ रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर, विदाउट आपको उनको एक ऑर्डर के अंदर ही रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ आपके जो कैलिब्रेशन ऑफ वेंडिंग लिखा हुआ है, ये टॉपिक कुछ इस टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। जब मैंने बोला कि मशीनों में क्या होना चाहिए, तो हमको तीन चीजें को मैं मेंटेन करना, तीन चीज क्या तीन चार चीजें देखो उसमें कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वेल्डिंग इक्विपमेंट, क्या चीज देखोगे आप उसमें। सबसे मेन चीज तो देखोगे कि अगर वेल्डिंग से आर्क वेल्डिंग करते तो करंट कितना है, वेल्डिंग करंट कितना है, ठीक है ना। हम इस चीज को चेक करेंगे, वेल्डिंग करंट को चेक करेंगे। हमको क्या करना है, जब भी हम इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, एक दो पैरामीटर्स है वो हमको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसमें कैलिब्रेशन करेंगे वैल्यू मेथड देखो दूसरी चीज पर ध्यान रखना है। पहले तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए, इसको मॉनिटर करें। इलेक्ट्रिक करंट में आपके पास दो सोर्स है, कौन से सोर्स है, एसी सोर्स है और डीसी, ठीक है। और डायरेक्ट करंट में आपको जब इलेक्ट्रोड को रखना है तो डीसीईएम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, डीसी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, पोलराइजेशंस का भी ध्यान रखना। डीसी में आपको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना। नेक्स्ट वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो होता है वोल्टेज को मेंटेन करना, आर वोल्टेज जो बोलेंगे ना, या वोल्टेज ऑफ आर, आर वोल्टेज को मेंटेन करना, करंट को मेंटेन कर दिया पेज में, और वोल्टेज किस में मेजर किया आपने, वोल्ट्स में ना, वोल्टेज का मेजर करना वोल्ट, ठीक है। थर्ड क्या होता है आपके पास, थर्ड होता है हमारे पास जो वायर है, वायर कौन सा फीड कर रहे हैं, फीडिंग के लिए, मतलब सिंपल सा बोला जाए तो पिलर, पिलर का रेट, पिलर रेट क्या है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और ट्रैवल की स्पीड, लास्ट के आपके पास ट्रैवल स्पीड को कंट्रोल करना। अब ये सब चारों पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जब हम इसको कंट्रोल करेंगे तो हमको ये चीज तो पता चल जाती है कि वेल्डिंग आपकी प्रॉपर हो रही है। जब आप मशीन पे जाते हो तो मैंने डब्ल्यूसी चेक करते हो उसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है, लिखा होता है कि वेल्डिंग को इतने वोल्टेज पे प्राप्त करना है, ये सब चीज है। आपको क्या करना है कि हीट का इनपुट कितना करना है, तो करंट के ऊपर डिपेंड है। हीट का इनपुट जो होता है
वेल्डिंग में करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बताया था ना, हीट इनपुट इज इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज, दिखाया था, एम्पीयर इनटू वोल्टेज अपॉन थिकनेस। क्या था थिकनेस ना। तो सीधी सी बात है, आपको कितना पेनिट्रेट करना है, तो उसका करंट का एक लेवल ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर ये चीज प्रॉपर रखी है तो आपको वेल्डिंग प्रॉपर होगी। अगर स्लो कर दी या हाई कर दी, पेनिट्रेशन हाई करोगे तो आपका क्या होगा, अननेसेसरी डिफेक्ट्स आएंगे। मिनिमम कितना से आप ये प्लेट टेम्परेचर, हाँ मिनिमम अगर स्टील की अगर प्लेट है, सिंपल सी बात है, मतलब 2 mm की प्लेट 350 डिग्री से टेम्परेचर मेंटेन, इलेक्ट्रोड वाला टेम्परेचर 350 डिग्री पे अगर है बैठ भी जाएगी, और ज्यादा देर तक अगर रखती तो और जल्दी हो जाएगी। अगर आप इसकी स्पीड भी होती है, ट्रैवल स्पीड भी इस पर डिपेंड करती है, लिखा है ना फोर्थ नंबर भाई, ट्रैवल स्पीड और जो पेनिट्रेशन का जो होता है वो एक प्रॉपर रेशियो में चलना चाहिए कि भाई हम 10 mm कितनी देर में मूव कर रहे हैं, जैसे हम बोले 1 सेंटीमीटर इतनी देर में मूव कर रहे हैं, तो पर सेकंड आप ट्रैवल स्पीड निकालती है, उस हिसाब से आपका करंट अगर आप उतना प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी मैच होता है। अगर नहीं हो रहा है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, ट्रैवल स्पीड शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्लक्चुएट जो करता है तो उससे भी ज्यादा हाँ होता है, डिफेक्ट आते हैं। इसलिए तो हम क्या करते हैं, एसी वेल्डिंग से यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, हम एक स्टेबलाइज कर देना उसको, मतलब उसको एक प्रॉपर फ्लक्चुएशन नहीं होने देना उसको। तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो आपके वेल्डिंग डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, तो फ्लक्चुएशन से फिर वेल्डिंग डिफेक्ट भी आते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग मल्टीमीटर्स और दूसरी चीजों का यूज करते रहेंगे। मल्टीमीटर समझते हैं, करंट के लिए आपने मेजर करने के लिए, वोल्टेज के लिए मेजर करने के लिए आपने मल्टीमीटर से यूज करना, वोल्टामीटर होते हैं और क्या होते हैं, एमीटर होते हैं, तो उनका यूज करना है, उसको चेक करना है। टॉलरेंसेस देखो उसमें लिखी हुई है, प्लस माइनस 3% लिखा हुआ है, प्लस माइनस 5%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम अगर वायर फीड की अगर बात करते हैं, वायर फीड की स्पीड कितनी होती है, देखो उसमें लिखा 15 to 30 सेकंड्स में आपका जो होता है स्टॉप वॉच के ऊपर हम इस वायर की एक पर्टिकुलर 1 mm या फिर एक लेंथ होती है, उसको मॉनिटर करेंगे, या 15 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, तो वो स्टॉप वॉच से चेक करते हैं 15 सेकंड में कितना कंजम्पशन हो, 30 सेकंड में कितना कंजम्पशन, स्टॉप वॉच में आती है, उसमें देख लेते हैं कितना वायर कंज्यूम हो गया, उसकी लेंथ मेजर होती रहती है कि जहाँ से रीडिंग हो रहा है ना, वहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, एक मॉनिटर होता है, कितना वायर कंज्यूम हो गया, कितनी मीटर का वायर, हाँ बता देता है। आप स्टॉप वॉच से चेक कर लो कितना मीटर से 2 मीटर हो गया, फिर 2 से 2.1 मीटर कितनी देर में हो गया, तो ये पता चल जाएगा ना, बस 0.1 यानी मतलब कितना हो गया, मिलीमीटर में, मिलीमीटर मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर का 10th पार्ट, मतलब और ज्यादा, सेंटीमीटर 10 पार्ट और ऊपर जाता, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से और नीचे, सॉरी डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 1000 पार्ट, तो जैसे अगर 2.1 लिखा है तो वो डेसी में आ गया, डेसीमीटर हो गया, और फिर उसके नीचे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के नीचे फिर क्या रहता है आपका मिलीमीटर। तो ये मेजरमेंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है, स्केल्स ध्यान रखना है, ठीक है। पेनिट्रेशन की जो ट्रैवल स्पीड होती है वो आपको देखना है, उसमें आपको हीट का इनपुट और पेनिट्रेशन को डिफाइन करना है, क्लियर। तो हम लोग ये सारा वेरिएबल्स को जब कंट्रोल करते हैं तो यानी ऑटोमेटिकली हम वेल्डिंग इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, तो और कोई दूसरी चीजें नहीं है हमारे पास जिसको हमको कंट्रोल करना है। हमको देखो इक्विपमेंट में देखा जाए तो वेल्डिंग मशीन होती है, टॉर्च होती है, टॉर्च होते हैं, फिर हमने जो केबल्स होती है वो होती है, तो हमको प्रॉपर रखनी है। उसके बाद जब भी आप इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं तो उसको हाथ से थोड़ा सा वो करके रखना, हाथ से बचा के रखना, क्या होता है करंट ना,
कि हम ऑटोमेटिकली आप देते हैं, आपका केबल होता है उससे क्या करते हैं मटेरियल के ऊपर लगाते हैं ना, तो अर्थिंग कर देते हैं, क्योंकि एक केबल क्या होता है वर्क के ऊपर लगता है और एक केबल क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर, तभी तो सर्किट कंप्लीट होता है, तभी तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो स्पार्क कैसे प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव उनका एक गैप बाइंड करो, उसके बीच में स्पार्क निकल जाएगा। वो गैप कितना होता है 2 mm का, ये तो 3 mm का तो गैप नहीं होता, जैसे 2.5 बस इससे ज्यादा नहीं होता है। ये अलग से होगा, ये नहीं होगा। क्लियर नहीं आ रहा, और जब स्टार्टिंग होता है कई बार क्या होता है छुआ देते हैं, टच कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट का डर लगता है माइनस नहीं होता तो तुरंत छुआ के वापस कर लेते हैं, अच्छा लगाएंगे तो टच करना ही नहीं है, नहीं करेगा कोई नया भी अगर होता है तो ये वो पूछता है इलेक्ट्रॉन मास से पट से करेगा, मतलब देखो वो स्पार्क करके तोड़ देता है, जिस स्पार्क इलेक्ट्रॉन होता है वो कर होता है। तो इस चीज को हमें पढ़ना कैलिब्रेशन कैसे करना मशीन की, फिक्स आगे हम डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है, डेटा डिफेक्ट्स मैंने आपको बता चुका है, माइक्रो एग्जामिनेशंस के बारे में बोल चुका, डिस्ट्रक्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अभी हम क्लास में पढ़ेंगे, पूरी रेडियोग्राफी ये सब चीजें है ना। इसी में एक टॉपिक है रिपेयर वेल्डिंग की विवरण कैसे करते हैं, तो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, फैब्रिकेशन होता है और एक साइड डिफेक्ट होता है। जो फैब्रिकेशन डिफेक्ट होता है वो ऑन फैब्रिकेशन पे बनता है, मतलब फैब्रिकेट कर रहे हो तो ही पता चल जाता है, और सर्विस डिफेक्ट कब निकालते हैं जब ड्यूरिंग द सर्विस जब कोई प्रोडक्ट चल रहा है, तो चलते चलते में कोई डिफेक्ट आ गया तो सर्विस डिफेक्ट होता है, तो साइड्स को पता करता है सर्विस में जरूरी है। थोड़ी बहुत चीजें बता के और फिर आपको वेल्डिंग बताना है ना, जो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद आप टेस्टिंग अपनी चालू करें, तो भी आज फॉलो करता हूँ वो भी